Renegade Immortal, Chapter 590. Hello, welcome back to my channel Books with AR. स्वर्ण वाइस कमांडर इन चीफ ने सोचा, क्या नामुमकिन नहीं है? जब तक वो वांगलिन है, क्या नामुमकिन नहीं है? उसने एक आह भरी। अगर वो इतना मगरूर ना होता और यहाँ मौजूद हर किसी की तरह वांगलिन को कम ना समझता, तो वो अब भी जख्मी ना होता। हेवन कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे कमांडर इन चीफ्स सब खड़े हो गए और उनकी आंखें तेज तलवारों की तरह थीं जब उन्होंने वांगलिन को घूरा। उनके दिलों में सदमे और बेयकीनी की लहरें नमूदार हुईं। उनके नीचे वाइस कमांडर इन चीफ्स सब मुकम्मल तौर पर दंग रह गए और उनके दिल शिद्दत से लर्जे जब उन्होंने वांगलिन को घूरा। ये कहना जरूरी है कि यहाँ ऐसे लोग थे जो इसे 5 बार बजा सकते थे। ऐसे लोग भी थे जो इसे लगातार 5 बार बजा सकते थे। लेकिन जब 5 आवाजें एक साथ मिलती तो जो शॉकवेव बनती वो आसमान हिला देने वाली होती। इस किस्म की शिद्दत भरी बैकलैश ऐसा नहीं था जिसे डीमन जनरल बर्दाश्त कर सके। यहाँ तक कि जीनियस डीमन जनरल मोफेई भी सिर्फ लगातार 3 बार बर्दाश्त कर सका। अगर चौथा होता तो वो बिना किसी शक के हार जाता। फिर भी वांगलिन लगातार 5 बार बजाने के काबिल था। अगर मिली हुई शॉकवेव वांगलिन को शदीद जख्मी कर देती या उसे बुरी हालत में पीछे हटने पर मजबूर कर देती तो लोग शायद नाराजमंदी से इसे कबूल कर लेते। ताहम ये शख्स बिल्कुल नहीं हिला। वो डीमन ड्रम के पास तैर रहा था जैसे उसने खुद इसे बजाया ही ना हो, या ऐसा लग रहा था जैसे वो आम ढोल बजा रहा हो, क्योंकि वहां कोई पलटवार नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? मैं गलती पर नहीं हूं, है ना? उसने बस आसानी से इसे 5 बार बजाया। यहाँ जरूर कोई मसला है। इस कल्टीवेटर ने जरूर कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया होगा। यूसेन ने इसे 4 बार बजाने के लिए बहुत मेहनत की, फिर भी इस शख्स ने बस आसानी से इसे 5 बार बजाया। ताहम मोफेई इसे 8 बार बजाने वाला था और ये शख्स यकीनन उससे ज्यादा नहीं कर सकता। हुजूम से लातादाद सदमे की चीखें आईं। वो वांगलिन के साये से नावाकिफ नहीं थे। चंद दिन पहले वो पहला शख्स था जिसने डीमन जनरल को शदीद जख्मी किया था, जिसने उसके साये को लोगों के जहन में नक्श कर दिया था। ताहम स्काई डीमन सिटी के इन वजीरों, खवातीन और मुख्तलिफ अफसरों ने नहीं सोचा था कि वांगलिन इतना ताकतवर है। उनकी नज़रों में ऑडी के हारने और शदीद जख्मी होने की असल वजह ये थी कि ऑडी बहुत कमज़ोर था। अगर इस वांगलिन का सामना मोफेई या शी शाओ जैसे लोगों से होता तो वो बिना किसी शक के हार जाता। ये ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हर कोई बहुत पुरेतमाद था। ताहम अब ये वांगलिन, जिसे वो बहुत नापसंद करते थे, ढोल को 5 बार तकरीबन मामूली अंदाज में बजाने के काबिल था। इस मंजर ने सबको हैरान कर दिया। कुछ लोगों को शक हुआ कि डीमन ड्रम टूट गया है। ताहम उन्होंने एहसास किया कि वो गलत थे जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ लोग शदीद जख्मी या बेहोश हो गए हैं और उनके अपने जिस्मों में डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पागल हो रही है। उनकी डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के तकरीबन जिस्मों से बाहर निकलने के एहसास ने फौरन इस ख्याल को रद्द कर दिया कि डीमन ड्रम टूटा हुआ है। इसके अलावा डीमन ड्रम के मरकज में टूटे हुए स्क्वायर ने दिखाया कि पहले वाला असर कितना ताकतवर था। लातादाद रिस्ट्रिक्शन से मजबूत किए गए स्क्वायर पर ऐसी तबाही मचाना सिर्फ नाकाबिले यकीन ही कहा जा सकता है। तकरीबन तमाम कमांडर इन चीफ्स ने ठंडी सांस ली। यूसेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सर हिलाया और वांगलिन से लड़ने का ख्याल मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। वाहिद खातून डीमन जनरल शियलियन, जिसका पूरा जिस्म आर्मर में ढका हुआ था, हालांकि ये फुल बॉडी आर्मर था लेकिन फिर भी ये इंतहाई नुमाया था, इसीलिए इसने उसके खूबसूरत खदोखाल को जाहिर किया। उसके पर्पल दस्तानों ने उसके मोटी जैसे सफ़ेद बाजू जाहिर किए। उसके टॉप ने उसके सीने को ढांपा और उसकी पतली कमर को जाहिर किया। एक काला टैटू उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद गर्दन से शुरू हुआ, उसके सीने से गुजरा और उसकी कमर तक फैला। उसका निचला आर्मर पत्ते जैसी ब्लेड्स थीं जो उसके गिर्द घूमी, उसके जिस्म को ढांपा और उसकी जेड जैसी टांगों पर ग्रीव्स थीं। वो एक बहादुर हसीना का एहसास दे रही थीं। इस औरत ने हेलमेट पहना हुआ था जिसने उसका चेहरा ढंपा हुआ था। सिर्फ उसकी खूबसूरत आंखें देखी जा सकती थीं और वो तेजी से चमक रही थीं जब उन्होंने वांगलिन को देखा। डीमन जनरल्स में शी श्याओ की आंखें रोशन हो गईं जब उन्होंने गौर से वांगलिन को देखा। चंद ताओ ने आहिस्ता से सरगोशी की, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये शख्स इंतहाई ताकतवर है। शी श्याओ ने सर्द स्नॉट की और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका तासुर तरीक हो गया। डीमन जनरल्स में सिर्फ मोफेई ने वांगलिन को नहीं देखा, इसके बजाय उसने खामोशी से दूर उफक को देखा। दालो स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर ने वांगलिन को बिना छुपाए किलिंग इंटेंट के साथ घूरा। इस सारे शोर में गोल्डन आर्मर्ड आदमी का तासुर इंतहाई बुरा था। उसने डीमन ड्रम को देखा और उसके हाथ सख्ती से मुट्ठी में बंद हो गए। वांगलिन ने ड्रम से अपना दाया हाथ वापस लिया और फिर मुड़ने के बाद गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखा। उसके मुड़ते ही सारा शोर रुक गया और सबकी निगाहें वांगलिन पर जमा हो गईं। वांगलिन ने गोल्डन आर्मर्ड आदमी की तरफ इशारा किया और पुरसुकून लहजे में कहा, तुम हार गए।
पहले ड्रम बजाने से वापस आने वाली ताकत वांगलिन के जिस्म के गिर्द लाइफ सील्स ने रोक ली थी। ताहम वापसी इंतहाई ताकतवर थी, इसीलिए इस ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में 2000 से ज्यादा लाइफ सील्स लगे थे। लाइफ सील्स तब तक तबाह नहीं हो सकते जब तक कि 3000 से ज्यादा सील्स एक पल में तबाह ना हो जाए, वरना वो ठीक हो जाएंगे। ये लाइफ सील्स की असली ताकत थी। कोई हैरानी नहीं कि उस ग्रे रोब्ड ऑलसियर ने कहा था कि उसके पास 1 अरब लाइफ सील्स है और अगर प्लैनेट टियानियो फट भी जाए तब भी वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस किस्म की हिफाजती ताकत वाला स्पेल इंतहाई नादिर है। वांग लिन की बात सुनने के बाद गोल्डन आर्मर्ड आदमी का एक्सप्रेशन और भी बुरा हो गया। उसने एक सर्द स्नॉट की और कहा, मैंने कहा था तुम 5 बार से ज्यादा नहीं बजा सकते। क्या तुम बेवकूफ हो जो मेरी बातों का मतलब नहीं समझ सकते? तुमने इसे 5 बार बजाया और ये 5 से ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए ये तुम्हारी जीत नहीं है। उसके ये कहने के बाद स्टैंड्स में मौजूद कुछ लोगों ने महसूस किया कि इस गोल्डन आर्मर्ड चीफ स्टुअर्ट के इखलाक बहुत गिरे हुए हैं। वांग लिन ने गोल्डन आर्मर्ड आदमी को सर्द नजर से देखा, फिर उसके दाएं हाथ ने मुट्ठी बनाई और अपने पीछे डीमन ड्रम पर मारा। डोंग! ढोल से छठी आवाज आई और स्क्वायर में गूंज गई। घंटे की इस आवाज ने सबके दिलों की धड़कन रोक दी। एक ताकतवर वापस आने वाली कुव्वत अचानक डीमन ड्रम से निकली, जैसे हवा का कोई ताकतवर झोंका वांग लिन के बालों को पीछे उड़ा रहा हो। पहले से टूटा हुआ स्क्वायर फौरन दोबारा हिलने लगा, जैसे उसके नीचे कोई विशाल ड्रैगन हरकत कर रहा हो। वांगलिन का दायां हाथ नहीं रुका जब उसने सर्द महरी से गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखा, जिसका एक्सप्रेशन और भी तारीक था, और अपनी दाईं मुट्ठी से एक बार फिर मारा। डोंग! ढोल से 7वीं आवाज आसमान में गूंजी। अगर डीमन ड्रम की पहली 6 आवाजों को गुस्से में भरी लहरें समझा जाए, तो 7वीं आवाज की वापस आने वाली ताकत को अचानक आने वाला सैलाब समझा जा सकता है। डीमन जनरल मोफे 6 बार बजा सकता था बिना जख्मी हुए, लेकिन 7वीं बार उसे पीछे धकेला गया और उसका आर्मर टुकड़ों में बिखर गया। इससे पता चलता है कि इस 7वीं आवाज की वापसी कितनी ताकतवर थी। 7वीं आवाज गूंजी और इस लम्हे आसमान का रंग बदल गया। डीमन ड्रम को मरकज मानते हुए एक तूफान जमा हुआ और पागलों की तरह फैलना शुरू हो गया। वांग लिन का दायां हाथ बेहरकत था और वो हवा में सीधा खड़ा था। उसका दायां हाथ अभी भी डीमन ड्रम को छू रहा था जब उसकी नजर गोल्डन आर्मर्ड आदमी पर पड़ी। इस 7वीं आवाज ने आसमान में गरजदार आवाजें पैदा की और वांग लिन की आवाज इन गरजदार आवाजों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। अब 7 बार हो गया। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का चेहरा फड़फड़ाया जब उसने वांग लिन को घूरा और कहा, मैं डीमन एम्परर से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। वांग लिन ने अपना सर हिलाया और पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। तुम्हारी ये जुर्रत! गोल्डन आर्मर्ड आदमी जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं जब वो चिल्लाया, दोबारा कहो, मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। जिस लम्हे वांगलिन की आवाज निकली, उसके दाएं हाथ ने डीमन ड्रम को दोबारा मारा। डोंग! ढोल से 8वीं आवाज 10,000 लहरों की तरह फैल गई। ये आवाज वांगलिन के अल्फाज के साथ गूंजी और हर तरफ पागलों की तरह फैलना शुरू हो गई। मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में सिर्फ यही आवाज बाकी रह गई हो। इसकी वजह ये थी कि वांग लिन ने आसमानों को मुतासिर करने के लिए डीमन ड्रम से 8वीं आवाज की ताकत का इस्तेमाल किया था। गरजदार दहाड़े आसमान में गूंजी, जैसे आसमान गिरने वाला हो। कान फाड़ देने वाली गरजदार आवाजों के दरमियान वो जुमला ऐसा लगा जैसे वांग लिन ने नहीं, बल्कि आसमानों ने कहा हो, जमीन ने। ये दुनिया की दहाड़ जैसा था। ऐसा लगा जैसे खुदा ने जमीन को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हों। ये आवाज दुनिया की नुमाइंदगी करती थी। आसमान और जमीन उस जुमले को बनाने के लिए ढोल की आवाज के साथ मिल गए। अगरचे वो जुमला गरज के जितना बुलंद नहीं था, लेकिन वो ज्यादा हैरानकुन था। इस नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत ने गोल्डन आर्मर्ड आदमी के चेहरे को अचानक जर्द कर दिया। उसने बेख्तियार कुछ कदम पीछे लिए, उसके कान बजने लगे और उसका चेहरा मौत की तरह जर्द हो गया। इस लम्हे उसे वहम हुआ कि वो दुनिया का सामना कर रहा है। उसके जिस्म के अंदर मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पागल हो गई और उसे अपना बाजू काटने की ख्वाहिश का निशान तक महसूस हुआ। आसपास के लोग सब सदमे में थे। उनमें अब पहले की तरह बात करने की हिम्मत नहीं रह गई थी, इसलिए पूरा स्क्वायर गैर मामूली खामोश था। तमाशाइयों में चंद मुंतखब अफराद के अलावा बाकी सब बिना किसी शक के जानते थे कि अगर वांग लिन ने अभी उनसे ये कहा होता तो वो अपने बाजू काट चुके होते। वो आवाज आसमानों की ताकत थी। वो आवाज कानून थी, आसमानों से आने वाले पुरवकार और हुक्मरान अल्फाज। डीमन जनरल्स में मोफेई ने पहली बार अपनी नजर आसमान से हटाकर वांग लिन पर जमाई। कमांडर इन चीफ्स में से हेवन कमांडर इन चीफ के अलावा बाकी 7 के चेहरे थोड़ा बदल गए। उनकी आंखों ने पुरअसरार रोशनियां जाहिर की जब उन्होंने वांग लिन को देखा। वर्ड्स दैट एवोक लॉ,
7 कमांडर इन चीफ्स ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा। उनमें से किसी ने नोटिस नहीं किया कि जिस लम्हे वो आवाज आई, हेवन कमांडर इन चीफ की हमेशा बंद रहने वाली आंखें थोड़ी सी खुली और उलझन का इजहार किया। वाइस कमांडर इन चीफ्स में येलो वाइस कमांडर इन चीफ मुकम्मल तौर पर हैरान था और जुआन वाइस कमांडर इन चीफ ने एक आह भरी। गोल्डन आर्मर्ड आदमी का चेहरा मुकम्मल तौर पर जर्द था, लेकिन वो तेजी से ठीक हो गया। उसने वांग लिन को घूरा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी आवाज ढोल की ताकत के साथ मिल गई और इस तरह आसमानों की ताकत उधार ली। बदकिस्मती से तुमने डीमन ड्रम की ताकत उधार ली। अगर तुम अपनी ताकत से वर्ड्स दैट इवोक लॉ हासिल कर सकते तो मेरे बाजू भूल जाओ। अगर तुम मेरी जान भी मांगते तो मैं खुशी से दे देता। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 591। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ठहरो, अभी तुम्हारे लिए मेरा बाजू लेना नामुमकिन है। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने वांगलिन को देखने और सर हिलाने से पहले एक गहरी सांस ली। अगर तुम इसे 15 बार बजा सको तो मैं स्काई डीमन की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए अपना बाजू काट दूंगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो चुप रहो। अगर तुम शोर मचाते रहे तो मुझसे निपटने का इल्जाम मत देना। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने एक सर्द स्नॉट की। वांगलिन ने सर्द मेहरी से गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखा। इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल बहुत ऊंची थी। जब वांगलिन ने उस सुनहरे नेजे को बर्दाश्त किया था तो वो बता सकता था कि इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल असेंडेंट के मिड स्टेज की उरूज पर थी, लेट स्टेज से सिर्फ थोड़ी सी दूर। अगरचे इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल जुआन वाइस कमांडर इन चीफ से सिर्फ एक दर्जा ऊपर थी, लेकिन वांगलिन के लिए ये दर्जा बहुत बड़ा खला था। ताहम ये सिर्फ सानवी था। सबसे अहम बात यह थी कि गोल्डन आर्मर्ड आदमी जिस स्पेल की कल्टीवेशन करता था वो इंतहाई जालिमाने था। जब वांगलिन ने सूरज के नेजे को बर्दाश्त किया तो उसने फौरन उस ताकत के पीछे पुरअसरार कुव्वत को नोटिस किया। इस गोल्डन आर्मर्ड आदमी का स्पेल यांग फ्लेम से मुतालिक था। ये स्पेल उसकी कल्टीवेशन के साथ मिलकर उसे मिड स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर्स की चोटी पर खड़ा करता था। वो यहाँ तक कि एक औसत लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर से लड़ने के लिए काफ़ी ताकतवर था। जब तक वो किसी टाइटल्ड असेंडेंट कल्टीवेटर से नहीं मिलता, उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। यकीनन इस शख्स से दिन और रात के औकात में लड़ना भी बहुत मुख्तलिफ होगा। अगर दोपहर का वक्त होता तो वांगलिन बिना किसी शक के हार जाता, लेकिन अगर वांगलिन उससे रात में और किसी ऐसी जगह लड़ता जहां ताकतवर येन एनर्जी हो तो ये आसान होता। वांगलिन ने अपनी नज़र वापस ली और गोल्डन आर्मर्ड आदमी की परवाह नहीं की। फिर उसकी नज़र डीमन ड्रम पर पड़ी। वो पहले ही इसे 8 बार बजा चुका था और 8वीं बार की वापसी ने तकरीबन 3000 लाइफ सील्स की तहों को तोड़ दिया था। अगर मोली हाई दाखिल नहीं भी हो सकता तब भी मैं इसे 8 बार बजा चुका हूँ। ज्यादा से ज्यादा मुझे टॉप 10 में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक बार और बजाना होगा और जारी नहीं रखना होगा। अगर मैं आगे जाता हूँ और जख्मी हो जाता हूँ तो ये इस लायक नहीं होगा। ताहम जब मैं इस ढोल को बजाता हूँ तो ये मेरे जहन को हिला देता है। ये मुझे वही एहसास देता है जो मुझे दरिया के किनारे सितार की मौसीकी सुनते हुए मिलता है। क्या ये हो सकता है कि इस ढोल को बजाना भी मेरे दाव में मदद करता है? इस ढोल को बजाना मेरे दाव की पैरवी नहीं करता, लेकिन ढोल जो वापसी देता है वो बगावत की एक किस्म है। ढोल बजाने के लिए मैं जो ताकत इस्तेमाल करता हूँ वो आसमानों की मर्जी की पैरवी कर रही है, लेकिन वापसी आसमानों की बगावत कर रही है। ये पैरवी और फिर बगावत एक पुरअसरार आसमानी चक्र बनाती है। वांगलिन की आंखों में पुरअसरार रोशनी नमूदार हुई जब उसने ढोल को घूरा। इस लम्हे उसने मजीद हिचकिचाहट नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और ढोल पर मारा। ढुम! ढोल से 9वीं आवाज आई। ढोल से वापस आने वाली ताकत उसके जिस्म में सैलाब की तरह दाखिल हुई। ये एक बगावत की ताकत थी और जैसे जैसे ये वांगलिन के जिस्म से गुजरी, उसके जिस्म पर जमा शुदा लाइफ सील्स तेजी से टूट गए। 100, 800, 1000, 2200, 3400, यहाँ तक कि 3600 से ज्यादा लाइफ सील्स गायब हो गए। अगरचे ये ताकत बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन बाकी मानदा ताकत का आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी वांगलिन की तरफ बढ़ रहा था। 3700 से ज्यादा लाइफ सील्स मुकम्मल तौर पर टूट गए, पहली बार जब से वांगलिन ने उन्हें हासिल किया था। जैसे ही आखिरी लाइफ सील टूटा, वापस आने वाली ताकत वांगलिन के जिस्म में घुस गई और उसकी मेरिडियंस के अंदर हरकत करने लगी। ऐसा लगा जैसे वांगलिन का जिस्म किसी विशाल तूफान में हो, क्योंकि उसका जिस्म और कपड़े शिद्दत से पीछे उड़ रहे थे। उसका जिस्म बेइख्तियार पीछे हटा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 19वें कदम पर जहां वांगलिन के दाएं पांव ने 1 कदम पीछे लिया और उसने खुद को रोका, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और नॉर्मल होने में कुछ लम्हे लगे।
ये देखने के बाद गोल्डन आर्मर्ड आदमी का दिल थोड़ा पुरसुकून हुआ और उसके चेहरे पर एक बार फिर तंज नमूदार हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये बच्चा 15 बार बजाना मुमकिन नहीं, ये सिर्फ 9वीं बार है और वो अपनी हद तक पहुंच रहा है। मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि 10 बार उसकी हद है। आसपास मुकम्मल खामोशी थी। ढोल से 9वीं आवाज स्क्वायर में गूंजने के बाद किसी ने बात करने की जुर्रत नहीं की। ये नतीजा नंबर 1 डीमन जनरल मो फी से आगे निकल गया और हर कोई जानता था कि आज के दिन से वांगलिन का नाम स्काई डीमन कंट्री में चमकेगा। ये कहना जरूरी है कि डीमन एम्परर को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग कहाँ से हैं। क्या हेवन कमांडर इन चीफ भी एक कल्टिवेटर नहीं था? कोई नहीं बोला और उनकी आंखें सब वांगलिन पर जमी हुई थी। मोली हाई ने वांगलिन को घूरा। इन पिछले कुछ महीनों में वांगलिन की तब्दीली बहुत ज्यादा थी। 9 बार। मैं ये नहीं कर सकता, मोली हाई ने कड़वी आह भरी। जब वांगलिन स्क्वायर के मरकज में खड़ा था, आसपास की सारी निगाहें उस पर जमी हुई थीं, लेकिन उसने निगाहों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। अभी उसका एक्सप्रेशन उदास और बेचैन था और उसने आहिस्ता आहिस्ता त्योरी चढ़ाई। वापस आने वाली ताकत को 3700 से ज्यादा लाइफ सील्स की तहों से कमजोर करने के बाद उसके जिस्म में दाखिल होने वाली मिकदार ज्यादा नहीं थी। उसे नॉर्मल होने के लिए सिर्फ अपनी थोड़ी सी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को साइकिल करना पड़ा। लेकिन जिस लम्हे वापस आने वाली ताकत वांगलिन के जिस्म में दाखिल हुई, उसने फौरन वापस आने वाली ताकत के अंदर एक अजीब ऑरा महसूस किया। इसमें एक ना झुकने वाली स्पिरिट और आसमानों के खिलाफ जाने का गालिब एहसास शामिल था। वापस आने वाली ताकत इस ना झुकने वाले और इंतहाई मगरूर ऑरा से आई थी। जो कोई भी इसे उकसाने की जुर्रत करता, वो इसके बेरहम हमले का शिकार होता। अगर आसमान भी इस पर गिर जाता तो वो आसमान को थाम लेता और फिर उसे चीर देता। ये इस ऑरा का इरादा था। वांगलिन बुड़बुड़ाया, बगावत। मैं पहले गलत था। इस बागी ताकत का मुकाबला करने के लिए लाइफ सील्स का इस्तेमाल करना अपने दिल में अपनी ही बागी फितरत का मुकाबला करने के बराबर था। वांगलिन की आंखों ने एक पुरस्रार कुव्वत जाहिर की। फिर उसका पूरा वजूद बहुत नफीस हो गया जब उसने खामोशी से डीमन ड्रम को देखा। इस लम्हे हेवन कमांडर इन चीफ ने एक बार फिर अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और वांगलिन को देखा। वांगलिन ने काफी देर तक सोचा, फिर एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा और फिर दूसरा। 19 कदम के बाद वो डीमन ड्रम के सामने पहुंच गया। वांगलिन ने फौरन ढोल नहीं बजाया, बल्कि अपनी हथेली से उसे नरमी से छुआ, उसकी खुरदरी सतह को महसूस करते हुए। ना झुकने वाले इरादे की लकीरें आहिस्ता आहिस्ता उसकी हथेली के जरिए वांगलिन में दाखिल हुईं। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर लीं। इस लम्हे वो डीमन ड्रम के साथ मिलता हुआ महसूस हुआ और उसका ऑरा आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने तेवरी चढ़ाई। फिर उसने तंज किया और कहा, पुरस्रार होने का ढोंग रचाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? अगर सिर्फ ढोल को छूने से तुम इसे 15 बार बजा सकते, तो रोजाना ढोल साफ करने वाले मुलाजिम इसे 100 बार से ज्यादा बजा सकते। मज़ह का खेज। वो अकेला नहीं था जिसके पास ये ख्याल था, यहाँ तक कि कमांडर इन चीफ्स ने भी तेवरी चढ़ाई। जोइन कमांडर इन चीफ काफी उलझन में था। ये बच्चा क्या कर रहा है? कमांडर इन चीफ्स में से एक हंसा और कहा, क्या ये कल्टिवेटर डीमन ड्रम के साथ बातचीत कर सकता है? कमांडर इन चीफ्स में वाहिद खातून, यूनिवर्स कमांडर इन चीफ ने नरमी से कहा, वो इसके साथ बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि इसे समझ रहा है। जब मैंने डीमन ड्रम बजाया था, तो मैंने भी इसके अंदर ऑरा महसूस किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सब भूल गए हों? इसके कहने के बाद कमांडर इन चीफ्स के एक्सप्रेशंस संजीदा हो गए। स्टैंड से देखने वाले अफसरान अब खामोश नहीं रह सके और सब आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करने लगे। डीमन जनरल्स में मोफी की आंखें रोशन हो गईं और उसने वांगलिन को घूरा। उसने आहिस्ता से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने भी वो ऑरा महसूस किया? जिस लम्हे वांगलिन ने अपनी आंखें बंद की, वो ना झुकने वाला ऑरा वाजे हो गया। ये ऑरा आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में जमा हुआ और उसकी ओरिजिन सोल के साथ मिल गया। वो मुकम्मल तौर पर इस ऑरा में डूब गया और उसने खुद को डीमन ड्रम के साथ पूरी तरह मिला दिया। मुझे ढोल से आने वाली बागी ताकत का मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय इसके साथ मिलना चाहिए। अगर मैं इस बागी ऑरा को समझ सकूं, तो ये वापस आने वाली ताकत मुझे जख्मी नहीं करेगी और इसके बजाय मेरे जिस्म को रिफाइन करने में मदद करेगी। वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब वजाहत से भरी हुई थीं जब उसने अपना हाथ उठाया और आहिस्ता से गिरने दिया। डोंग। ढोल से 10वीं आवाज स्क्वायर में गूंजी।
वांग लिन के जिस्म का ढोल से आने वाली नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत से सामना हुआ। इस लम्हे वांग लिन ने अपने लाइफ सील्स वापस खींचते ताकत को सीधा अपने जिस्म में दाखिल होने की इजाजत दी। वापस आने वाली ताकत पागलों की तरह उसके जिस्म में घूमी और पसीने के काले कतरे उसके जिस्म के मसामों से निकले। वांग लिन ने अपने जिस्म के पाक होने का ताज़ा दम एहसास महसूस किया। ये ऐसा एहसास था जो उसने फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचने के बाद से महसूस नहीं किया था। लेकिन ये एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। उसके जिस्म के अंदर की ताकत अचानक शिद्दत इख्तियार कर गई। जैसे जैसे वो वांग लिन के जिस्म में घूमी, उसने उसके चेहरे को जर्द कर दिया। मैरो क्लेंजिंग। ये बच्चा डीमन ड्रम का इस्तेमाल करके अपने मैरो को साफ कर रहा है। मुख्तलिफ कमांडर इन चीफ्स हैरान रह गए। न सिर्फ वो, बल्कि डीमन जनरल से भी चीखें आईं। शी शाओ की वांग लिन के लिए नजर किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। उसने कई बार अपना हाथ उठाया, लेकिन हिचकिचाया और फिर उसे नीचे डाल दिया। गोल्डन आर्मर्ड आदमी की आंखें सर्द हो गईं जब उसने तंज किया और सोचा, मैरो क्लेंजिंग। ये बूढ़ा आदमी लंबे अरसे तक डीमन एम्परर की पैरवी करता रहा है और डीमन एम्परर ने कहा था कि तुम डीमन ड्रम की आवाज के साथ अपना मैरो साफ कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ तब ही है जब तुम्हारे पास काफी ऊंची कल्टीवेशन लेवल हो, वरना अगर तुम जबरदस्ती साफ करने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ खुद को शदीद जख्मी करोगे। हेवन कमांडर इन चीफ की आंखें अब आधी खुली थीं। उसने मायूसी की झलक दिखाई और फिर अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं। जिस लम्हे हेवन कमांडर इन चीफ ने अपनी आंखें बंद कीं, उसने अपने दिल में आह भरी। अब इस बच्चे का मुशाहिदा करने की जरूरत नहीं। वांग लिन का चेहरा मौत की तरह जर्द था, लेकिन उसकी आंखें रोशन थीं। इस डीमन ड्रम की बागी ताकत के अंदर कुछ शऊर है। अगर मैं बिना सोचे समझे इसके साथ मुकम्मल तौर पर मिल जाऊं, तो अगरचे ये बगावत समझा जाएगा, लेकिन ये फिर भी डीमन ड्रम का रास्ता होगा और मेरा अपना नहीं। मैं मैरो क्लेंजिंग से जख्मी इसलिए हुआ हूं क्योंकि मेरी कल्टीवेशन कम नहीं है, बल्कि मेरा दाव मुख्तलिफ है। इस दुनिया में चाहे वो कल्टीवेटर्स हों या दूसरी मखलूक़ात, जब तक वो आसमानों के खिलाफ बगावत करने के लिए कल्टीवेशन करते हैं, उन सब की अपनी बागी फितरत होती है। अगरचे ये सिर्फ लफ्ज़ बगावत है, लेकिन हर किसी की अपनी समझ है और इसके लिए लातादाद दाव है। वांग लिन की आंखें ऐसी रोशन हो गईं जैसी पहले कभी नहीं हुई थीं। अगरचे उसका एक्सप्रेशन जर्द था, लेकिन इस लम्हे ऐसा लगा जैसे उसका डोमेन उसके जिस्म के साथ मिल गया हो। उसकी आंखों में रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और उसकी जगह उदासी और तन्हाई ने ले ली। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आहिस्ता से डीमन ड्रम को छुआ। डोंग। ढोल से 11वीं आवाज आई। इस लम्हे ढोल से एक उदास औरा फैला। ये स्क्वायर में गूंजा, इतना दूर फैला कि स्काई डीमन शहर को भी मुतासिर किया। ढोल की गूंज में उदासी सितार की मौसीकी की उदासी की तरह थी। इसने दिल को हिला दिया। उदासी उसकी रूह में दाखिल हुई। उसकी रूह ने एक इरादा बनाया, इरादे ने ढोल बजाया और ढोल ने उसका दाव फैला दिया। ढोल की आवाज में इरादा है। नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। ये शख्स ये कैसे हासिल कर सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। पहली बार गोल्डन आर्मर्ड आदमी का एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पर बदल गया। उसने लाशऊरी तौर पर कई कदम पीछे लिए और वांग लिन को घूरा। हेवन कमांडर इन चीफ ने पहली बार अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर खोलीं और वांग लिन को देखने के लिए खड़ा हो गया। पूरे स्क्वायर में वाहिद शख्स जिस पर उसकी तवज्जो थी, वो वांग लिन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।